जब 101 आई एम सॉरी। अनुज सिंघानिया को जब पता चला कि जतिन ने प्रियंका के बारे में क्या कुछ कहा था कृष्ण से तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए वो उससे काफी ज्यादा गुस्से से कहता है, यू कैन से सॉरी यू बास्टर्ड। जो सुनकर जतिन, जो किसी भी हालत में माफी नहीं मांगना चाहता था, वो कहता है, नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगा। जिस पर अनुज सिंघानिया भी गुस्से से कहते हैं, तुम्हें माफी मांगनी होगी। जिस पर जतिन भी गुस्से से कहता है, मैं जतिन सिंघानिया हूं और मैं किसी के भी आगे नहीं झुकूंगा, इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। और आप कैसे पिता है जो अपने बेटे को बचाने और उसका साथ देने की बजाय आप चाहते हैं कि मैं किसी के आगे झुक जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जो सुनकर अनुज, जो काफी ज्यादा गुस्सा था, वो हार कर सोफे पर बैठ जाता है और जतिन को देखकर कहता है, मैं बस तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूं, इसलिए माफी मांग लो। जिस पर जतिन गुस्से से कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर आपने फिर से मुझे उसके सामने झुकने का कहा तो मैं क्या करूंगा ये मैं खुद नहीं जानता। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी उनके पीछे से अमन सिंघानिया, जो कि एक बिजनेसमैन थे और वो इस फैमिली के दूसरे बेटे थे और उनके हाथों में बिजनेस था, वो जब अनुज और जतिन को लगते हुए देखते हैं तो वहां आकर कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ और तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। जो सुनकर जतिन को अचानक एक उम्मीद की किरण दिखती है, उससे याद आता है उसके चाचा अमन सिंघानिया भी एक बिजनेसमैन है और वो उसकी मदद कर सकते हैं। वो जल्दी से उनके पास जाकर कहता है, चाचा जी देखिए ना, पापा एक छोटी सी बात के लिए मुझे प्रियंका के सामने घुटने पर बैठने के लिए कहते हैं। जो सुनकर अमन अनुज की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर परेशान साफ साफ दिख रही थी। वो उससे जब पूछता है तो अनुज उसे सब कुछ बता देता है, उसकी सारी बातें सुना अमन जतिन को देखकर कहता है, जतिन जितना मैं उसे जानता हूँ वो जो कहती है वही करती है और इसलिए इसमें कोई दो राहें नहीं कि तुम्हें माफी मांगनी होगी। और वैसे भी अभी हमें पापा की पोजीशन भी हासिल करनी है, इसलिए हम कोई और मुसीबत में नहीं पड़ सकते, इसलिए जो तुम्हारे पापा कह रहे हैं वही करो। जो सुनकर जतिन गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से कहता है, अगर आप सब मेरी मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं खुद उससे दिखा दूंगा कि मैं कोई कमजोर नहीं। जो सुनकर अब अनुज का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो उठकर जतिन से कहते हैं, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, अगर किसी भी परेशान में पड़े तो मैं या तुम्हारे चाचा जी तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, अब खुद लड़ो उससे और अगर मर जाओ तो हमें मत बताना। जो सुनकर जतिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से निकल जाता है। जिसे जाता देख अमन कहता है, क्या आप सच में उसे जाने देंगे भाई। जिस पर अनुज कहता है, उसे अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, अभी वो हमारी सुरक्षा में, इसलिए उसे लगता है कि सब कुछ आसान है, लेकिन उसे सच का सामना करना होगा और अगर वो प्रियंका से जीत गया। जिस पर अमन उसकी बात बीच में काट कर कहता है, वो बस जिंदा रहे यही काफी है, क्योंकि प्रियंका के तरीके कितने ज्यादा खतरनाक है ये हर कोई जानता है। हालांकि मैंने कभी उसे नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसके तरीके और मामले निपटाने के तरीके काफी ज्यादा भयानक है। अनुज कुछ देर बाद खुद को शांत करके कहते हैं, क्या तुमने पापा की पोजीशन को सुरक्षित रखने का कुछ किया है। जिस पर अमन भी कहता है, हाँ मैंने कुछ लोगों को कहा है, लेकिन मुझे डर है कहीं रुद्राक्षी इस बार बीच में ना आ जाए, मुझे पता है कि उसे भी वो पोजीशन चाहिए और अगर एक बार ये पोजीशन उधर चली गई तो ये कभी भी वापस नहीं आने वाली। जिस पर अनुज कहता है, तुम बस काम अच्छे से करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। और वो दोनों ही वहां से फिर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जतिन काफी ज्यादा रफ्तार से कार चला रहा था और कुछ ही देर में वो सिंघानिया इंडस्ट्री के सामने अपने कार को रोकता है। वो वहां उस बिल्डिंग को देखकर कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो अपनी कार से एक गन निकलकर उसे अपने पास सुरक्षित जगह पर रखकर उस बिल्डिंग में चला जाता है। वो भी सिंघानिया फैमिली का ही हिस्सा था, इसलिए कोई भी उसे नहीं रोकता। वो वहां से सीधा प्रियंका के ऑफिस में जाता है, जहां प्रियंका अभी कुछ देर पहले ही आई थी। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आती है। जब प्रियंका उस तरफ देखती है तो वहां जतिन अपने हाथ में गन लेकर अंदर आ रहा था। प्रियंका के ऑफिस में कोई भी बॉडीगार्ड नहीं था। जतिन दरवाजा बंद कर देता है ताकि कोई भी अंदर ना आए। वही प्रियंका जब जतिन को ऐसे देखती है तो वो उसे एक नज़र देखकर फिर से अपनी फाइल को पढ़ने लगती है। जब जतिन ये देखता है कि प्रियंका उसे कितने हल्के में ले रही है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसका माला ईगो हार्ट हो जाता है और वो प्रियंका के पास आकर उसके सर पर गन रख कर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कौन हो तुम। जो सुनकर प्रियंका उसे बिना देखे ही कहती है, तुम्हें पता है मेरे ऑफिस में बिना मेरी मर्जी के आना तुम्हारे लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। जो सुनकर जतिन एक कड़वी हंसी के साथ कहता है, आह नुकसान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस हालत में नहीं हो कि तुम मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा सको।
जो सुनकर प्रियंका अपनी फाइल बंद करके अपनी नजरें उठाकर जतिन को देखती है। वहीं जतिन जब प्रियंका को देखता है तो वो बिल्कुल हैरान रह जाता है, वो काफी ज्यादा डर जाता है। प्रियंका के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो बिल्कुल शांति से उसे देख रही थी। वहीं जतिन काफी ज्यादा डरा हुआ था। जतिन उम्र में प्रियंका से बड़ा था, इसलिए उसने उसे बड़े होते हुए देखा है। वो अपने कदम पीछे लेते हुए ही कह रहा था, ये नहीं हो सकता, नहीं ये कैसे हो सकता है, नहीं ये सब गलत है, नहीं ये नहीं हो सकता। वहीं प्रियंका उठकर जतिन के पास आने लगती है और जतिन डर के पीछे जाने लगता है। उसका चेहरा सफेद हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे जतिन ने कोई बहुत भयानक चीज देख ली। जतिन डरते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुम तो मर चुकी हो, ये नहीं हो सकता। जिस पर प्रियंका उसके पास आकर कहती है, ये कैसे हो सकता है, आखिर बिना तुम लोगों को तुम्हारी सही जगह भेजे भला मैं कैसे कहीं जा सकती हूँ, जो तुमने किया है सजा तो मिलेगी। जो सुनकर जतिन अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और जल्दी से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, वो मैं नहीं था। जिस पर प्रियंका एक खतरनाक हंसी के साथ कहती है, क्या कहा माफ कर दूं? और फिर वो जतिन के पास जाकर कहती है, तुम्हें पता है तुम लोगों की वजह से मैंने क्या खोया है, तुम्हारी वजह से वो मेरी जिंदगी से चला गया और मैं ये दोबारा नहीं होने दूंगी, मैं उसे अपनी जान देकर भी बचाऊंगी। और फिर वो नीचे पड़ी हुई गन को उठाकर उसे अपने हाथों में अच्छे से देखते हुए कहती है, क्या अब तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कोई गलती की है? जिस पर जतिन जो पहले ही डर गया था वो जल्दी से कहता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे छोड़ दो, ये मेरी गलती है, सब कुछ मैंने ही किया था, मैं माफी मांगता हूँ। जिस पर प्रियंका उसे देखकर हंसते हुए, जो कि बिल्कुल भी प्यारी नहीं था, वो बिल्कुल एक शैतान लग रही, वो जतिन से कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत इंसान के आगे झुक रहे हो, तुम्हें किसी और से माफी मांगनी होगी जिसको तुम्हारी वजह से तकलीफ हुई, जिसे तुमने दर्द दिया। जिस पर जतिन जल्दी से कहता है, मैं करूंगा, मैं कृष्ण से माफी मांगूंगा। और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। वो यहाँ से बस भागना चाहता था, लेकिन प्रियंका उसे दरवाजा खोलने से पहले रोक देती है और कहती है, तुमने कहा था ना कि कृष्ण बिल्कुल भी काबिल नहीं है, तो मैं तुम्हें अपनी जबान देती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जब कृष्ण इस बिजनेस वर्ल्ड पर राज करेगा, और ये मेरी प्रियंका सिंघानिया की जबान है। जो सुनकर जतिन जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है और वो वहां से पागलों की तरह अपनी कार में बैठकर कृष्ण को खोजने के लिए निकल पड़ता है। प्रियंका जो अभी भी अपने हाथ में उस बंदूक को लेकर खड़ी थी, वो अचानक से अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और उसकी पकड़ बंदूक कर कस गई थी। प्रियंका वहां रखे एक गमले पर निशाना लगाती है और वो टूटकर बिखर जाता है। वहीं इस आवाज से राज जल्दी से कमरे में आता है और प्रियंका के हाथों में गन देखकर, और जब वो प्रियंका का चेहरा देखता है तो वो जल्दी से अपने पास से एक बॉक्स निकालकर प्रियंका के सामने करते हुए कहता है, बॉस ये। जो देखकर प्रियंका उस गन को राज को देकर वहां से उस बॉक्स को लेकर बाथरूम में चली जाती है। वहीं राज एक चैन की सांस लेता है और कुछ लोगों को बुलाकर वो गमले और उस जगह को साफ करने के लिए कहता है। राज को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों प्रियंका ने जतिन को इस तरीके से संभाला। अगर वो चाहती तो वो जतिन को किसी और तरीके से भी सबक सिखा सकती थी, उसके पास हजारों तरीके थे जतिन को सबक सिखाने के, और ये सब सोचकर राज वहां से चला जाता है। वहीं प्रियंका भी बाहर आकर अपना काम करने लगती है। जब 102 आई एम सॉरी कृष्णा। जतिन प्रियंका के ऑफिस से निकलकर बाहर आता है, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, वो जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। वो कार में बैठकर जल्दी से उसे शुरू करके निकल जाता है। वहीं प्रियंका अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, वो खिड़की से बाहर जतिन की कार को जाते हुए देख रही थी। वो खुद से कहती है, तुम हर बार गलती करके नहीं भाग सकते, इस बार सजा मिलेगी। और ये कहकर वो अपने टेबल ड्रॉ को खोलकर उसमें से एक तस्वीर निकलकर उसे देखते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं हर किसी को सजा दूंगी जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। और ये कहकर वो अपना फोन निकाला कर किसी से बात करती है और कहती है, हेलो, कहाँ तक पहुंचे तुम? जिस पर दूसरी तरफ से एक बेहद कठोर आवाज आती है, अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। जिस पर प्रियंका उसे गुस्सा से करते हुए कहती है, क्या इतने दिनों से तारे गिन रहे थे या अपनी उस सुकोर लवर के साथ कहीं घूम रहे थे? जिस पर दूसरी तरफ से भी वो इंसान कड़क होते हुए कहता है, देखो मेरे पर्सनल मैटर में कुछ भी मत कहो। जिस पर प्रियंका उसे भी ज्यादा गुस्से से कहती है, अगर अपनी जिंदगी आराम से काटना चाहते हो तो मुझे इन्फॉर्मेशन दो। जिस पर वो इंसान पहले खुद को शांत करता है, क्योंकि उसे पता इस तरह बात करने से कोई हल नहीं होगा। वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे कुछ ट्रैश मिले हैं। जिस पर प्रियंका भी खुद को शांत करके कहती है, अच्छे से बताऊं?
फिर वो आदमी कहता है, मैंने पता किया है, वहाँ पर किसी की भी बॉडी नहीं मिली और चाहे आग कितनी भी भयानक हो और चाहे ब्लास्ट कितना भी खतरनाक हो, मरने के भी निशान बचते हैं। कुछ ब्लड सैंपल्स मिले हैं जो शायद नौकरों के हैं। जो सुनकर प्रियंका कहती है, साफ साफ बताओ। प्रियंका की आवाज़ अपने आप ही डाक हो गई थी, जिस पर वो इंसान कहता है, आई थिंक वो जिंदा है, शायद वो बच गया और ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, और अगर वो जिंदा है। वो इससे आगे कुछ कहता, प्रियंका जल्दी से कहती है, तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज़ मिलेगी, जो चाहोगे वो मिलेगा, मुझे बस उसके बारे में जानकारी चाहिए। अगर वो जिंदा है तो कहाँ है, और अगर नहीं तो किसकी वजह से। तुम मुझे बस ये करो, तुम्हारे पास 2 साल है। वही प्रियंका की बात सुनकर वो इंसान कहता है, तुम 9 साल से उसे सर्च कर रही हो। जिस पर प्रियंका उसकी बात काट कर कहती है, तुम बस अपना काम करो और मैं देख लूंगी, अगर कोई और जानकारी मिले या कुछ और चाहिए तो बता देना। और ये कहकर वो फ़ोन काट देती है। प्रियंका अपनी आंखें बंद करके वही कुर्सी पर बैठ जाती है। वो अपनी मुट्ठी को बंद करके कहती है, तुम चाहो कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। और ये कहते समय उसकी आंखों और जबान में एक अलग ही पागलपन दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ जतिन, जो सड़क पर पागलों की तरफ कार को दौड़ा रहा था, वो अपना फ़ोन निकाला कर किसी को फ़ोन मिलता है और उससे कृष्ण को खोजने के लिए कहता है। आधे घंटे में उसके पास कृष्ण की लोकेशन थी। वही कृष्ण नायरा के साथ था, बाहर आया था कुछ काम के लिए, उसे कुछ किताबें चाहिए थी और वो दोनों साथ में थे। कृष्ण एक किताब को लेते हुए कहता है, ये ज़्यादा अच्छी है। जिस पर नायरा भी उस किताब को लेते हुए कहती है, एक मुझे भी चाहिए। फिर वो दोनों जब उनके पैसे देने लगते हैं तब नायरा अपने पैसे दे देती, लेकिन कृष्ण पैसे लाना भूल गया था और ये देखकर वो परेशान हो जाता है। नायरा उसे ऐसे देखकर कहती है, क्या हुआ, चलो जल्दी करो। जिस पर कृष्ण परेशान होकर कहता है, लगता है मैं पैसे लाना भूल गया। जिस पर नायरा कहती है, ओ नो, मेरे पास भी ज़्यादा नहीं है। वो दोनों परेशान हो ही रहे थे, तभी कृष्ण को कुछ याद आता है और वो अपने पास से प्रियंका का दिया हुआ कार्ड निकालता है और उसे देखकर नायरा हैरान होकर कहती है, ओ माय गॉड, तुम्हारे पास ये कार्ड कहाँ से आया। जिस पर प्रियंका पहले पेमेंट देता है और फिर उस कार्ड को वापस रखते हुए कहता है, ये मुझे प्रियंका ने दिया। जो सुनकर नायरा और भी ज़्यादा हैरान होकर कहती है, क्या कहा तुमने, उसने तुम्हें ये दिया। जिस पर कृष्ण बस मुस्कुरा कर हाँ कहता है। फिर नायरा कहती है, वैसे तुम कितने ज़्यादा लकी हो जो तुम उसके साथ रहते हो और तुम उसे उसके नाम से बुला सकते हो। जिस पर कृष्ण हैरान होकर कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिस पर नायरा कार में बैठते हुए और उसे शुरू करते हुए कहती है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वाइफ इस बिजनेस वर्ल्ड में किस नाम से जानी जाती है। जिस पर कृष्ण उसे पूछता है, वैसे मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, और जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं निकली, और जब मैं उससे कुछ पूछता हूँ तो वो कुछ बताती नहीं। जिस पर नायरा हंसते हुए कहती है, लगता है वो तुम्हें डराना नहीं चाहती। जिस पर कृष्ण कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। जिस पर नायरा कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी वो काफ़ी ज़्यादा जोर से ब्रेक लगाती है और वो दोनों ही डर जाते हैं, क्योंकि अचानक से एक कार उनके सामने आ गई थी। नायरा ये देखकर गुस्से से कार से बाहर आती है और चिल्लाते हुए कहती है, हे अंधे कहीं के, क्या दिमाग घर पर छोड़कर आया है, अबे तू है कौन, और बाहर निकल, तेरी तो अबे सामने आ, तेरी आंखों में क्या मोतियाबिंद हो गया है, आंखें खराब है या कार चलानी नहीं आती, अगर नहीं आती तो इतनी अच्छी कार लेकर क्यों चलते हो, अबे छुप कर क्या बैठा है, बाहर निकल। वहीं उस दूसरी कार का दरवाजा खुलता है और उस कार में से जतिन बाहर आता है। वो पूरा पसीने से भरा हुआ था। कृष्ण उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कृष्ण गुस्से से कुछ कहता से तुम, लेकिन तभी कृष्ण हैरान रह जाता है जब जतिन कृष्ण के सामने अपने घुटने टेक देता है और हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहता है, कृष्ण मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए। जो देखकर नायरा और कृष्ण दोनों के ही होश उठ जाते हैं और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरानी के साथ जतिन को देख रही थी। नायरा भी अब जतिन को पहचान गई थी कि ये जतिन सिंघानिया है, लेकिन उससे यूं कृष्ण के सामने घुटनों पर देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। वहीं कृष्ण की भी यही हालत थी। उसने ओल्ड हाउस में जिस घमंडी एकड़ू जतिन को देखा था, ये आज बिल्कुल अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसके घमंड को चकनाचूर कर दिया हो। कृष्ण कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वो जतिन से कहता है, जतिन आप ये सब प्लीज़ बंद कर दीजिए। जिस पर जतिन और भी ज़्यादा झुकते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिस पर कृष्ण फिर से उसे उठने के लिए कहता है, तभी जतिन कहता है, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे मैं नहीं उठूंगा। प्लीज़ कृष्ण मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी भी तुम्हें परेशान या तुम्हारे आसपास भी नजर नहीं आऊँगा। आई एम सॉरी कृष्णा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। जब 103 बाद में हिसाब बराबर करेंगे। जतिन, जिसने कृष्ण को खोज लिया था और वो कृष्ण के सामने घुटने पर बैठकर
उससे माफी मांग रहा था। वहीं कृष्ण ये सब देखकर हैरान था। जब वो जतिन को उठने के लिए कहता है तब जतिन इससे कहता है कि जब तक कृष्ण इसे माफ नहीं करेगा ये नहीं उठेगा। और ये देखकर कृष्ण और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार में सब हो क्या रहा है। वहीं नायरा को तो अब चक्कर आ रहे थे, क्योंकि उसने अपने पिता से जतिन सिंघानिया और सिंघानिया फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत सुना था और इससे उसे पता है कि भले ही जतिन की कोई ताकत पोजीशन ना हो सिंघानिया फैमिली में, लेकिन इस परिवार का नाम ही काफी है किसी भी परिवार को झुकाने के लिए। वही सिंघानिया फैमिली के एक इंसान को अपने सामने ऐसे अपने से छोटे के सामने झुकता देखकर नायरा काफी ज्यादा हैरान थी। वहीं कृष्ण को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हालांकि उसे जतिन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब इसे ने खुद को शांत किया और जब प्रियंका ने इसे समझाया तब ये समझ गया था कि उसे पहले खुद को ताकतवर बनाना होगा और तभी ये खुद को लोगों से बचा सकता है। वहीं ये सब सोचकर कृष्ण का गुस्सा कुछ हद तक कम हो गया था और कुछ अब जतिन को ऐसे देखकर। लेकिन कृष्ण ने एक चीज सोच ली थी कि वो खुद को एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पर्सन बनाएगा ताकि ये अपनों को सुरक्षित रख से। और ये सब सोचकर कृष्ण अपने आप से कहता है, लगता है मुझे इस मामले को अब जाने देना चाहिए। और ये सोचकर वो जतिन के पास आकर उसके कंधों को पकड़ उसे उठाता और कहता है, जतिन आप मुझसे बड़े हैं, हालांकि आपने गलत किया है और मुझे आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और शायद मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ये मामला हम कुछ समय के लिए टेम्परेरी इस मामले को यही छोड़ते हैं। लेकिन आपके उन शब्दों का हिसाब बाद में मैं जरूर करूंगा, लेकिन मैं अभी इस मामले को यही छोड़ता हूँ और अभी मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। और ये कहकर कृष्ण नायरा के साथ कार में बैठकर वहां से चला जाता है। वहीं जतिन पीछे कांपता हुआ खड़ा रह जाता है और वो मन में कहता है, इसने अभी क्या कहा, क्या इसने मुझे माफ नहीं किया? लेकिन इसने जो भी कहा उससे नहीं लगत है कि इसने मुझे माफ कर दिया है। और फिर जतिन उस जमीन पर घुटनों के बल बैठकर खुद से वहां चिल्लाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने कि तुम बाद में हिसाब बराबर करोगे? लेकिन तुम्हें क्या लगता है क्या तब तक मैं जिंदा बचूंगा? वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और फिर वो कृष्ण की कार जहां गई थी उस तरफ चिल्लाते हुए कहता है, अगर यही कहना था तो तुम ये उसके सामने कह सकते थे, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, सुना तुमने? और वो फिर और भी ज्यादा जोर से लेकिन बेब्स आवाज में कहता है, प्लीज ऐसे मत जाओ, मैं मरना नहीं चाहता और अगर मारना है तो तुम मार दो। उसके खतरनाक तरीकों से मरने की बजाय मैं तुम्हारे हाथों से मरना पसंद करूंगा। और जब जतिन ये सब कह रहा था और वो वहाँ बहुत ज़्यादा समय तक रहता है, तभी वहाँ एक कार आती है जिसके पास 8 कारें और आती है और उनमें से बहुत सारे बॉडीगार्ड निकलते हैं। तभी उनके बीच में खड़ी एक कार जिसका दरवाजा खुलता है लेकिन कोई बाहर नहीं आता। जतिन उस कार को देखकर डर जाता है और डरते हुए कहता है, मैंने माफ़ी मांगी थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, प्लीज़ मेरी बात को सुनो। लेकिन कोई कुछ भी नहीं कहता और कुछ बॉडीगार्ड आकर जतिन को पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जतिन की कार उस जगह पर खड़ी रह जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वहां एक बहुत भयानक तूफान आया और जतिन को लेकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण जो कार में बैठा हुआ था और वो काफी ज्यादा शांत था, लेकिन नायरा बस बोले ही जा रही थी। तभी कृष्ण अपनी शांति को तोड़कर कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जतिन सिंघानिया जैसा इंसान जो खुद को सबसे ऊपर मानता है, जो किसी के सामने भी ना झुके, भला वो मुझ जैसे इंसान के सामने क्यों झुकेगा? जिस पर नायरा कृष्ण से कहती है, वैसे इस बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता, वैसे क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? जिस पर कृष्ण बस हम करता है। फिर नायरा उससे पूछती है, वैसे क्या तुम जतिन से पहले मिले थे और क्या तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई थी? जिस पर कृष्ण उसे ओल्ड सिंघानिया हाउस के बारे में और वहां हुई घटना के बारे में बताता है। बस बड़े दादाजी को छोड़कर कृष्ण उनके बारे में कुछ नहीं बताता। वहीं कृष्ण की सारी बातें सुना नायरा कहती है, क्या वहां तुम्हारे साथ प्रियंका सिंघानिया भी थी? जिस पर कृष्ण कहता है, हाँ थी, लेकिन उसे मेरे और जतिन की बातों के बारे में कुछ नहीं पता। क्यों? मैंने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया और मुझे नहीं लगता कि जतिन ने उसे बताया होगा। जिस पर नायरा हंसते हुए और कृष्ण को थोड़ा डराते हुए कहता है, कृष्ण क्या तुम कोई बच्चे हो? वो प्रियंका सिंघानिया है, इस समय वो सिंघानिया इंडस्ट्री की सीईओ है। और तुम्हें क्या लगता है कि क्यों वो इतनी सिंपल है? जितनी दिखती है वो काफी ज्यादा रहस्यमयी है। और तुम्हें क्या लगता है अगर तुम उसे कुछ नहीं बताओगे तो क्या उसे कुछ नहीं पता चलेगा? जो सुनकर कृष्ण काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और वो मन में कहता है, क्या वो सब जानती है, लेकिन फिर भी वह इतनी ज्यादा शांत कैसे थी? फिर वो नायरा से कहता है, तो फिर तुम कहना चाहती हो कि बिना मेरे और जतिन के बताए उसे हम दोनों के बीच की सारी बातें पता है? जिस पर नायरा काफी ज्यादा आराम से कहती है, हाँ हो सकता है, और वैसे भी उसके लिए तो ये काफी ज्यादा आराम है। जो सुनकर कृष्ण कहता है, लगता है कि तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही जानती हो। मैं उसके साथ इतने ज्यादा समय रही लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस कुछ छोटी मोटी बातों के बारे में। जो सुनकर नायरा कृष्ण को देखकर कहती है,
मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहते हो। जो सुनकर कृष्ण उसे देखकर कहता है, क्या तुम मुझे बताओगी। जिस पर नायरा कहती है, वैसे मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, मैं बस इतना ही जानती हूँ जितना मेरे पिता जानते हैं। वो इस बिजनेस वर्ल्ड में एक छोटे बिजनेस को चलाते हैं, इसलिए वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, इसलिए उनके पास कुछ जानकारी है सिंघानिया फैमिली के बारे में, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। वो बस ऊपर से ही जानते हैं, अंदर क्या ये कोई नहीं जानता, बस सिंघानिया फैमिली मेंबर्स के अलावा। जो सुनकर कृष्ण कुछ नहीं कहता और बस सुनता है। जब 104 जतिन की सजा। कृष्ण और नायरा दोनों कार में बैठकर जाते हुए बातें कर रहे थे, जहां नायरा कृष्ण को सिंघानिया फैमिली और प्रियंका के बारे में कुछ बातें बता रही थी। वहीं कृष्ण भी प्रियंका के बारे में जानने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक था, इसलिए वो भी काफी ज्यादा ध्यान से सुनने लगती है, जहां नायरा उसे बताते हुए कहती है, वैसे तो मैं ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मैंने सुना है कि सिंघानिया फैमिली एक एंशिएंट फैमिली है और ये काफी ज्यादा समय से ही ऐसे ही ताकतवर है, और जो इस फैमिली के हेड है, और तुम उन्हें सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेड चेयरमैन भी कह सकते हो। उन्हें बिजनेस वर्ल्ड में द मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता है, और मैंने सुना है कि जब वो अपने यूथ में इन्होंने बिजनेस वर्ल्ड पर एक किंग की तरफ राज किया था, और मैंने सुना है कि जब बिजनेस एंड पावरफुल की बात आती है तो ये फैमिली वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली में टॉप पर है, और ये काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं कृष्ण इसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान था, हालांकि वो काफी कुछ जानता था, लेकिन इतना कुछ उसने कभी सोचा भी नहीं था। फिर नायरा आगे कहती है, यहाँ तक कि हर देश की, चाहे वो कोई भी देश, उसकी शाही और सम्मानित फैमिली इस फैमिली की ताकत और रुतबे से डरती है। इसकी दो वजह है, एक उनकी बिजनेस स्किल्स जो काफी ज्यादा खतरनाक है, और दूसरा इनका। और फिर वो कृष्ण की तरफ काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से देखती है, जिससे कृष्ण भी डर जाता है। फिर नायरा मुस्कुरा कर कहती है, और दूसरा इनकी समझदारी, क्योंकि ये काफी ज्यादा समझदार होते हैं। जो सुनकर कृष्ण एक चैन की सांस लेता है। फिर नायरा हंसते हुए कहती है, क्या तुम डर गए थे। जिस पर कृष्ण कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर नायरा कहती है, मुझे बस इतना ही पता है सिंघानिया फैमिली के बारे में, और ये भी कि ये काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी है। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी इसके अंदर लड़ाइयाँ होती रहती है, और भी बस ताकत और रुतबे के लिए। और जितना मुझे पता है, यहाँ दो पोजीशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है चेयरमैन एंड वर्ल्ड काउंसिलर की, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता सिंघानिया फैमिली के बारे में। जिस पर कृष्ण उससे कुछ देर बाद पूछता है, क्या तुम प्रियंका के बारे में भी कुछ जानती हो। जो सुनकर नायरा उसकी तरफ देखकर एक शरारती मुस्कान के साथ कृष्ण को छेड़ते हुए कहती है, अरे वाह क्या बात है, लगता है तुम उसके बारे में जानने के लिए कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो। और फिर वो कृष्ण की टांग खींचते हुए कहती है, OMG, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वो पसंद आ गई हो। वैसे मैंने सुना है कि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी कि कोई भी उसके प्यार में गिर सकता है, चाहे वो कोई भी हो और कितना भी ताकतवर हो, वो उससे प्यार कर ही सकता है। जो सुनकर कृष्ण नायरा से मुंह फेरते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जो सुनकर नायरा हंसते हुए कहती है, अच्छा ऐसा क्या। जो सुनकर कृष्ण और भी ज्यादा मुंह बनाता है, लेकिन उसका दिल काफी ज्यादा जोर से धड़क रहा था, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। और जो देखकर पहले वो खुद को शांत करता है, और फिर नायरा से पूछता है, क्या अब तुम मुझे कुछ बताओगी या ऐसे ही मेरी टांग खींचती रहोगी। और कृष्ण मन में कहता है, वैसे इसने बिल्कुल सही कहा, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और मुझे खुद डर लगता है कहीं मैं उसके प्यार में ना गिर जाऊँ, और अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहेगा, क्योंकि हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जिसे तकलीफ होगी वो और कोई नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। वहीं कृष्ण की बात सुनकर नायरा उसे देखते हुए कहती है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। जिस पर कृष्ण हाँ कहता है। फिर नायरा उससे पूछती है, वैसे तुम्हारी नज़रों में प्रियंका सिंघानिया कैसी इंसान है। जिस पर कृष्ण प्रियंका के साथ बिताए समय को याद करके कहता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट हार्ट, काइंड हार्टेड, लवली एंड कैरिंग पर्सन है, और मेरी नज़रों में वो दुनिया की सबसे ज़्यादा अच्छी इंसान है, मेरी फैमिली के बाद जिससे मैं मिला हूँ। जो सुनकर नायरा अचानक से जोरदार ब्रेक लगाती है, और हैरान सी कृष्ण की तरफ देखकर कहती है, क्या कहा तुमने, स्वीट हार्ट, काइंड हार्टेड, लवली एंड कैरिंग। अगर कोई और तुम्हारी ये बात सुन लेगा तो वो तुम्हें एक पागल कहेगा। जिस पर कृष्ण उसे देखकर कहता है, लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि जितना मैं उसे जान पाया हूँ वो बिल्कुल ऐसी ही है, वो हमेशा हर काम में मेरी मदद करती है। जिस पर नायरा कहती है, तुम नहीं जानते क्या कि जिस इंसान को तुम अच्छा कह रहे हो, बिजनेस वर्ल्ड में उसे सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, जिसे गुस्सा दिलाने के बाद किसी का भी जिंदा बचना नामुमकिन होता है। तुम्हें पता है, तुम्हारे इन अच्छे और प्यारे नामों के अलावा तुम्हारी वाइफ को बिजनेस वर्ल्ड में। इससे आगे नायरा कुछ कहती तभी इसकी कार की विंडो पर को खटखटाता है, जो सुनकर नायरा रुक जाती है, और वो कहता है,
आखिर ये है कौन जो मुझे परेशान कर रहा है। और ये कहकर नायरा अपनी विंडो नीचे करती है, तभी एक बेहद ही हैंडसम मैन का चेहरा दिखाई देता है जिससे नायरा नहीं जानती थी, लेकिन जब कृष्ण उस इंसान को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो चौंक कर कहता है, राज आप यहाँ। जो सुनकर नायरा भी हैरान रह जाती है। वहीं राज कृष्ण को ग्रेट करता है और फिर कृष्ण से कहता है, सर क्या आप ठीक है? जिस पर कृष्ण हाँ कहता है, जिस पर राज फिर से कृष्ण से कहता है, सर मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। जो सुनकर कृष्ण पहले नायरा की तरफ देखता है और जब नायरा राज के मुंह से सर सुनती है तो वो समझ जाती है कि ये जरूर प्रियंका के आसपास के लोगों में से कोई है, इसलिए वो भी कृष्ण को जाने के लिए कहती है। वहीं कृष्ण उस कार से बाहर आते हुए और कार की तरफ जाते हुए राज से कहता है, राज क्या आप हमारा पीछा कर रहे थे? और ये कहकर वो राज को देखने लगता है, जो देखकर राज थोड़ा घबरा जाता है। जब 105 हाउ डरे यू। कृष्ण जब नायरा के साथ जा रहा था तभी उसकी कार के सामने राज की कार आ गई और ये देखकर नायरा काफी ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन कृष्ण राज के साथ चला गया। वहीं नायरा ने जब ये देखा कि कृष्ण चला गया तो वो भी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। वहीं कृष्ण जब राज के साथ कार की तरफ जा रहा था तब उसने राज से पूछा, क्या आप हमारा पीछा कर रहे थे? जो सुनकर राज थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि उसे कृष्ण से ऐसे कोई सवाल की उम्मीद नहीं थी। वहीं राज कुछ जवाब के बारे में सोचने लगा और फिर उसने कहा है, सर आपकी सेफ्टी के लिए हमने आपके फ़ोन को ट्रैक किया। जो सुनकर कृष्ण हैरान रह जाता है और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इससे उनकी निजी जिंदगी पर भी असर पड़ सकता है और वो इन सब के बारे में सोच ही रहा था। राज फिर आगे कहता है, सर हमें पता चला था कि जतिन सर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से अपने घर से निकले हैं और यहाँ तक कि उन्होंने बॉस को भी धमकी दी। हालांकि इस बारे में उन्होंने बातें से मना किया था और उन्हें डर था कहीं वो आपको कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए हम आपको खोज रहे थे। और कृष्ण ये सब सुनकर समझ जाता है कि जरूर जतिन को उसकी चिंता हो रही होगी और फिर वो मन में सोचता है, अगर उसने प्रियंका को भी धमकी दी थी तो फिर वो मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा था। और जब कृष्ण ये सब सोच रहा था तब तक वो कार तक पहुंच गया। राज कृष्ण के लिए दरवाज़ा खोलता है और कृष्ण जैसे ही कार के अंदर देखता है तो वो पहले तो चौंक जाता है, उसके चेहरे पर हैरान थी और फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो कार में बैठ जाता है। वहीं वो अपने पास बैठे उस इंसान को देख रहा था और वो उसे देखकर बस मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वहाँ प्रियंका बैठी हुई थी। उसका सर काफ़ी ज़्यादा आराम से पीछे की तरफ कार शीट पर रखा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी, वो सो रही थी। कृष्ण बस प्रियंका को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। वहीं राजकार में बैठकर जब कृष्ण को देखता है तो वो कुछ नहीं कहता और कार शुरू हो जाती है। वहीं कृष्ण भी आराम से बैठा हुआ था, लेकिन जब वो देखता है कि कार काफ़ी ज़्यादा शांत है तो वो प्रियंका की तरफ देखता है। तभी एक छोटा सा ब्रेका आता है जिसे प्रियंका का सर कृष्ण के कंधों पर आ जाता है और वो गिरने ही वाला था, लेकिन फिर कृष्ण आराम से उसे रख देता है। वहीं इससे प्रियंका की आंखें भी खुलने लगी थी और ये देखकर कृष्ण प्रियंका के बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम सो जाओ। और ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा प्यार से प्रियंका के बालों को सहलाने लगता है। वहीं कृष्ण के ऐसा करने से प्रियंका फिर से सो जाती है, लेकिन ये कृष्ण को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसे प्रियंका के चेहरे पर थकान साफ साफ दिख रही थी। इसलिए वो राज की तरफ देखकर धीरे से धीमी आवाज़ में कहता है, राज क्या प्रियंका इन दिनों कुछ ज़्यादा ही काम कर रही है? जिस पर राज कहता है, हाँ सर, बॉस कुछ दिनों से आराम तक नहीं कर पाए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है, इसलिए आज ये इतनी ज़्यादा थकी हुई है। जो सुनकर कृष्ण राज को देखकर कहता है, राज क्या सिंघानिया फैमिली में सब कुछ ठीक है? जो सुनकर राज चौंक जाता है और वो हकलाते हुए कहता है, हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। जो सुनकर कृष्ण धीरे से कहता है, मुझे पता है शायद मैं इतना काबिल नहीं कि अभी कुछ कर सकूं, इसलिए शायद। वही कृष्ण ये सब कहते हुए मन में कहता है, लेकिन एक दिन मैं इतना ज़्यादा ताकतवर बनूंगा जो प्रियंका के साथ खड़ा रह सक, उसकी मदद कर सके। लेकिन कृष्ण इससे आगे कुछ कहता तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है जो काफ़ी ज़्यादा धीमी थी, लेकिन कार में कोई और आवाज़ ना होने के कारण ये आवाज़ काफ़ी साफ सुनाई देती है, जो कहती है, किसने कहा कि तुम काबिल नहीं हो? ऐसा नहीं है। और ये सुनकर कृष्ण देखता है तो प्रियंका उठ चुकी थी। कृष्ण कुछ कहना चाहता था, लेकिन प्रियंका उसे देखकर कहता है, तुम सबसे ज़्यादा काबिल हो और तुम जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं। और रही बात काबिलियत की तो वो तुम में है और बस ज़रूरत है खुद पर भरोसा की, एक स्ट्रॉन्ग एंड अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस की, और अगर ये तुम्हारे पास है तो तुम किसी से कम नहीं हो। जो सुनकर कृष्ण को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और वो प्रियंका को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं और भी ज़्यादा काबिल बनने की कोशिश करूँगा। जो सुनकर प्रियंका बस हाँ कहती है। फिर कृष्ण उसे देखकर कहता है, अगर कोई भी परेशान हो तो तुम मुझे बता सकती हो, आखिरकार हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। जो सुनकर प्रियंका मुस्कुराकर कृष्ण की तरफ हल्का सा झुककर उसकी आंखों में देखकर कहती है, क्या कहा तुमने? हस्बैंड एंड वाइफ? क्या सच में हम दोनों वो है?
वहीं प्रियंका की इस हरकत से कृष्ण पहले तो हैरान रह जाता है और फिर वो बस प्रियंका को देखता ही रह जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि इस लड़की को अचानक से ये क्या हो गया। वहीं प्रियंका कृष्ण को देखकर मुस्कुराने लगती है और फिर वो कृष्ण को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारकर कहती है, बोलो तुमने जवाब नहीं दिया कि क्या तुम सच में मुझे अपनी वाइफ मानते हो। जो सुनकर कृष्ण बस फ्रीज होकर उसे देखता ही रहता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब हो क्या रहा है। वहीं प्रियंका फिर से कृष्ण के पास आकर उसके कानों के पास जाकर उस पर फूंक मारते हुए कहती है, बोलो हस्बैंड। वहीं कृष्ण की जब इन सब से बुरी हालत होने लगती है तो ये सब देखकर प्रियंका को काफी ज्यादा मजा आ रहा था और उसे काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। प्रियंका ये सब करके कृष्ण को बुली कर रही थी और कृष्ण का चेहरा हल्का लाल हो रहा था, उसके दिल की धड़कनें भी काफी ज्यादा तेज हो गई थी। वहीं ये सब चल रहा था तभी राज कार रोक देता है लेकिन कुछ नहीं कहता और कार से बाहर आ जाता है। वहीं प्रियंका जब कृष्ण के दिल की धड़कन सुनती है तो वो उसे सुनकर उसके सीने पर हाथ रखकर कहती है, OMG ये तो काफी ज्यादा तेजी से धड़क रहा है, क्या ये मेरे लिए धड़क रहा है। जो सुनकर कृष्ण अपने दिल पर हाथ रखता है और फिर कृष्ण को जब महसूस होता है कि कार रुक गई है तो वो जल्दी से दरवाजा खोलकर बिना कुछ कहे बाहर भाग जाता है। वहीं प्रियंका बस उसे जाते हुए ही देख रही थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होती है, लेकिन जब वो कृष्ण की हालत देखती है तो वो हंस पड़ती है। उसे कृष्ण की ये हालत देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था, वो पूरे मजे ले रही थी। और फिर वो राज और ड्राइव को कार में बैठकर चलाने के कहती है क्योंकि कृष्ण अपने घर पहुंच गया था और फिर वो सभी कारें वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ दूरी से एक कार और उनको देख रही थी और वो इंसान काफी ज्यादा जोर से अपने हाथ को स्टीयरिंग पर मारती है और गुस्से से कहती है, हाउ डरे यू। जब 106 द मॉन्स्टर। हवा को चीरते हुए एक एरोप्लेन उड़ रहा था जो एक पर्सनल प्लेन था और उसमें प्रियंका बड़े ही आराम से बैठी हुई थी, लेकिन उसकी नज़रें अभी तक अपने लैपटॉप पर गड़ी हुई थी। प्रियंका कुछ ज़्यादा ही व्यस्त थी, उसके दादाजी ने बिजनेस का सारा काम कुछ समय के लिए उसके हाथों में दे दिया है, इसलिए उसके पास समय नहीं है, वो यहाँ से अब्रॉड जा रही है। प्रियंका अपना फ़ोन उठाकर कृष्ण को मैसेज करती है कि वो कुछ समय के लिए कंट्री से बाहर जा रही है, जिस पर बस ऑफ का ही मैसेज आता है और प्रियंका फिर से अपने काम में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण जो अभी अपने कमरे में बैठा हुआ था और वो अपने हाथों में रखे फ़ोन पर प्रियंका का मैसेज देख रहा था, उसने बस और कहा, वो भी बहुत सोच समझकर। कृष्ण फिर खुद से ही कहता है, क्या वो मेरे कंपटीशन में आ पाएंगी। मैं सच में उसे उस समय देखना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं उसका वो आएगी या नहीं। फिर कृष्ण एक गहरी सांस लेकर कहता है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, क्या पता वो आ जाए और वैसे भी तब तक शायद उसका काम भी पूरा हो जाए। और ये सोचकर कृष्ण अपने बिस्तर पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन फिर उसे अचानक से कुछ याद आता है और वो अपनी किताबों को पढ़ने लगता है और खुद से कहता है, मैं कैसे ऐसे आराम से सो सकता हूँ जब मेरे एग्जाम इतने ज़्यादा पास है। और ये कहकर कृष्ण अपनी किताब को पढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में जहां बस कुछ धीमी रोशनी थी, वहां एक इंसान जिसके हाथ ऊपर की तरफ बंधे हुए थे और वो पानी से भीगा हुआ था, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। ये लड़का ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं था और इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब लग रही थी और उस कमरे में 4 बॉडीगार्ड खड़े थे जिनके पास गोल्डन सिंघानिया फैमिली बच था, जो ये बता रहा था कि ये लोग सिंघानिया फैमिली के बॉडीगार्ड है। वो लोग वहां बिना किसी भाव के खड़े थे, उन्हें इस लड़के की हालात देखकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वहां एक आवाज आती है जहां पर किसी के आने की आवाज थी। सब लोग ये आवाज सुनकर अपने एक घुटने के मोड़ पर अपने हाथ को अपने दिल पर रखकर और अपना सर झुकाकर बैठ जाते हैं। वहीं ये आवाज सुनकर वो लड़का जो वहां लटका हुआ था वो भी अपने बालों से ढके चेहरे से उस तरफ देखता है ताकि वो उस इंसान को देख सके जिसकी वजह से वो आज यहाँ इस हालत में है। वो लड़का इस समय बोलने तक की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। तभी वहाँ एक आदमी की भारी आवाज़ आती है और वो कहता है, क्या हालत है इसके। जिस पर एक बॉडीगार्ड कहता है, मास्टर ये अभी तक जिंदा है, लेकिन अगर इसे और ज़्यादा टॉर्चर किया गया तो शायद ये मर भी जाए। जो सुनकर वो आदमी अपने हाथों की मुट्ठी कह लेता है और वो उस लड़के की तरफ देखने लगता है। वहीं वो लड़का अपने बालों के होने के बाद भी उस इंसान को पहचान पाया था और वो अपने पूरी हिम्मत जुटाकर कहता है, दादाजी प्लीज़ मुझे बताइए, ये लोग मुझे मार देंगे। जो सुनकर वो आदमी जो अभी उस कुर्सी पर बैठा हुआ था वो उस तरफ देखकर एक गुस्से वाली नज़र से देखकर कहता है, बचाओ और वो भी तुम्हें। फिर वो उसके पास आकर उसे नीचे उतारने के लिए कहता है। उसके नीचे आते हुए वो उस लड़के जो और कोई नहीं जतिन था उसे नीचे उतारता है। नीचे उतरकर जतिन अपनी हालत को नज़रअंदाज करके उस आदमी जो और कोई नहीं प्रियंका के दादाजी थे वो उनके पास जाने लगता है जैसे वो उसके कवच हो, लेकिन एक बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है और उसे वहीं रोक देता है। जतिन उस बॉडीगार्ड पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे पकड़ने की, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, आखिर तुम कैसे
लेकिन इससे आगे जतिन कुछ कहता उसकी नज़र उनके बच पर जाती है, जो देखकर वो हकलाते हुए और थोड़ा डरते हुए कहता है, दादाजी ये सब क्या आपने। इससे आगे जतिन कुछ कहता तभी उसकी नज़र दादाजी पर जाती, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उसे देख रहे थे, और वो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहते हैं, आखिर तुम में इतनी हिम्मत आई कहाँ से जो तुम मेरे बच्चों पर हमला कर सको, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। जो सुनकर जतिन हकलाते हुए और डरते हुए कहता है, दादाजी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर दादाजी उसे देखकर कहते हैं, पहले तुमने कृष्ण को नीचा दिखाया, मैंने तुम्हें बच्चा समझकर जाने दिया, लेकिन दूसरी बार तो तुमने हद ही कर दी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पोती पर गन चलाने की। जिस पर जतिन जल्दी से कहता है, मैंने उसे नीचे चलाया, मैं बस लेकर गया था। जिस पर दादाजी उसे और भी ज्यादा गुस्से से देखते हुए कहते हैं, चाहे कुछ भी हो तुमने उसकी तरफ गन को मोड़ा भी कैसे, अभी उसका दादा जिंदा है और मेरे होते हुए मैं अपने बच्चों पर एक खरोंच तक नहीं आने दूंगा, अब जो तुमने किया है उसकी सजा भुगतो। जो सुनकर जतिन डरते हुए कहता है, दादाजी क्या आप मुझे मार देंगे। जिस पर दादाजी उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आखिर तुम भी मेरे पोते हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जो सुनकर जतिन एक चैन की सांस लेता है, लेकिन फिर दादाजी वहां से जाते हुए अपने एक बॉडीगार्ड से कहता है, इसके हाथ पैर तोड़ दो ताकि ये जिंदगी में कभी भी अपने पैरों पर खड़ा था हो सके, और इसे उसी हालत में सिंघानिया हॉस्पिटल में भेज दो और इसका इलाज करवा देना। फिर वो उस बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहते हैं, और एक बात का ध्यान रखना, वो मरना नहीं चाहिए। और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जतिन बस चिल्लाता रहा जाता है, उसकी जबान भी काट दी गई थी जिसने कृष्ण के बारे में गलत कहा था। वहीं दूसरी तरफ जतिन के फैमिली हाउस पर एक फोन आता है, जो सुनकर अनुज सिंघानिया हैरान रह जाते हैं और वो जल्दी से सिंघानिया हॉस्पिटल जाते हैं, जहां जतिन एक बिस्तर पर बेजान पड़ हुआ था। उसके हाथ पैर यहाँ तक कि उसके शरीर की बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी थी, और डॉक्टर ने कहा था कि जतिन शायद अपने पूरी जिंदगी में कभी भी अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर योर लवली राइटर। जब 107 फैमिली फाइट। दादाजी अपने घर में बैठकर आराम से चाय पी रहे थे, उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वो फिर वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुज सिंघानिया जब अपने घर में आराम से बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक फोन आता है जो सिंघानिया हॉस्पिटल से था, जो सुनकर वो हैरान रह जाते हैं और घबराते हुए दौड़ते भागते हुए वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। उन्हें ऐसे जाते हुए उनका बेटा भी देख लेता है और वो अपना फोन निकाला कर अपने चाचा जी अमन सिंघानिया को फोन करके सब कुछ बताता है। वहीं अनुज सिंघानिया कुछ ही देर में काफी तेजी से कार चलाकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां जाकर वो डॉक्टर को पकड़कर अपने बेटे के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर उसे जतिन के पास लेकर जाता है, जहां जतिन काफी ज्यादा बुरी हालत में था। वो मरा नहीं था, लेकिन उसकी ये जिंदगी अब मौत से भी बदतर हो गई थी। ये देखकर अनुज सिंघानिया डॉक्टर की कॉलर पकड़कर पूछता है, डॉक्टर क्या हुआ है, मेरे बेटे को ये कैसे इस हालत में है, जल्दी बताओ। जो सुनकर डॉक्टर भी डर जाता है और वो जल्दी से उसे जतिन की कंडीशन एक्सप्लेन करता है और कहता है, सर, जतिन सर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इनकी हालत काफी ज्यादा बुरी है, हालांकि इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन। जिस पर अनुज गुस्से से कहता है, लेकिन क्या। वहीं उसकी ऐसी हरकत से डॉक्टर की जान तो मानो निकलने ही वाली थी, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल कर कहता है, लेकिन सर कभी भी अपने हाथ या पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये शायद कभी भी अपने पैरों पर या हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जिस पर अमन सिंघानिया जो अनुज के पीछे ही था वो कहता है, अपना बेस्ट करो लेकिन उसे ठीक करो। जिस पर डॉक्टर अमन सिंघानिया को देखकर कहता है, आई एम सॉरी सर, बट हम कुछ नहीं कर सकते। जिस पर अनुज कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अमन उसे रोककर कहता है, आखिर इसके साथ हुआ क्या है और आप इसे ठीक क्यों नहीं कर सकते। जिस पर डॉक्टर अपनी बात को रखते हुए कहते हैं, सर प्लीज बुरा मत मानिए, लेकिन मेरे अनुसार जतिन सर के हाथ और पैरों की हड्डियां टूट चुकी है और साथ ही ये कभी बोल भी नहीं पाएंगे। जिस पर अमन अपनी आंखें बंद करके कहता है, क्या इसका इलाज हो सकता है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं, नहीं सर, इनका इलाज नहीं हो सकता, इनकी जान ही बहुत मुश्किल से बची है और इनकी हड्डियां कोई भी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसे ही तोड़ी गई है। जो सुनकर अनुज को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, गेट आउट। जो सुनकर सभी डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वहीं अनुज जतिन को देखने लगता है और वो एक कुर्सी पर बैठ जाता है और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लेता है, जो देखकर अमन उसे पास आकर उसके कंधों पर धीरे से हाथ रखता है और उसकी नज़र भी जतिन पर जाती है। उसे भी बुरा लग रहा था, साथ में गुस्सा भी आ रहा था। वो अनुज से कहता है, भाई खुद को संभालिए। जो सुनकर अनुज कुछ नहीं कहता, जिस अमन फिर से कहता है, भाई आप ऐसे हार नहीं सकते जतिन को, और हम सबको आपकी ज़रूरत है। जो सुनकर अनुज कहता है, आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। जो सुनकर अमन चौंकते हुए कहता है कि इन लोगों ने भाई।
जिस पर अनुज कहता है, उस प्रियंका सिंघानिया ने आखिर मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया, मैंने कहा था उससे कि वो माफी मांगेगा। जो सुनकर अमन थोड़ा हैरान होता है लेकिन वो कुछ कहता तभी वहां ऋतिक सिंघानिया, जो अमन सिंघानिया का सेकंड चाइल्ड है, वो वहां आते हुए और जतिन की हालत देखकर कहता है, नहीं बड़े पापा, ये उसने नहीं किया। जो सुनकर अनुज अपना चेहरा ऊपर उठाकर कहता है, तुम्हें कैसे पता कि ये उसने नहीं किया, क्या तुम उसकी तरफ हो, क्या तुमने ये सब किया है। जिस पर अमन उसे शांत करते हुए कहता है, भाई आप शांत हो जाए। वही ऋतिक कहता है, बड़े पापा, जितना मैं उसे जानता हूँ वो अगर किसी को टॉर्चर भी करती है तो उसका अलग तरीके होता है, तो मेरे अनुसार ये उसका किया धरा नहीं है। जिस पर अनुज सिंघानिया और भी ज्यादा गुस्से से कहते हैं, क्या मतलब उसने नहीं किया, उसने मुझे धमकी दी थी कि वो जतिन के टुकड़े कर देगी। जिस पर ऋतिक कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि उसने ऐसा कहा होगा लेकिन उसने ये नहीं किया। जिस पर अमन सिंघानिया ऋतिक को देखकर कहते हैं, ठीक है हम मान लेते हैं कि ये उसने नहीं किया, तो फिर किसने किया, क्या तुम पता कर सकते हो। जिस पर ऋतिक उन्हें देखकर कहता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जिस पर अनुज सिंघानिया भी कहते हैं, ठीक है तो पता करो। जो सुनकर ऋतिक वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद अमन सिंघानिया और अनुज सिंघानिया महेश सिंघानिया और प्रियंका के दादाजी के सामने बैठे हुए थे और वो उन्हें काफी ज्यादा गुस्से से देख रहे थे। वो उन्हें देखकर चाय तो पी रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये यहाँ कोई जंग करने आए हो। अनुज सिंघानिया गुस्से से कहते हैं, चाचा जी आखिर आपने ऐसा क्यों किया। जो सुनकर दादाजी कुछ नहीं कहते और वो आराम से अपनी चाय को पीने लगते हैं। जिस पर अनुज सिंघानिया फिर से कहते हैं, चाचा जी आखिर जतिन भी आप पोता है, आप कैसे अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हो, ये आपने ठीक नहीं किया। जिस पर दादाजी कुछ नहीं कहते। अब अनुज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से कहता है, चाचा जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने इस बार हद पार कर दी है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो सुनकर दादाजी उसे देखते हैं, उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। वो उसे देखकर कहते हैं, आवाज नीचे। जो सुनकर अनुज सिंघानिया भी थोड़ा शांत हो जाता है। फिर अमन दादाजी से कहता है, चाचा जी जतिन अभी बच्चा है लेकिन आपने उसके साथ काफी ज्यादा गलत किया है। अगर आपने उसे किसी चीज की सजा दी है तो आप हमें बता सकते थे, हम उसे सजा देते, लेकिन इस बार आपने उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। ये सिंघानिया फैमिली के लिए सही नहीं है अगर अपने ही अपनों पर ऐसे हमला करेंगे। जिस पर दादाजी अपनी चाय का कप नीचे रख कर कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है। अगर बच्चे गलती करते हैं तो बड़ों का फर्ज होता है कि उन्हें हर हाल में सही रास्ते पर लाए, और मैंने बस वही किया है। जब तक एक को सजा नहीं मिलेगी तब तक बाकी सबको सबक नहीं मिलेगा। वो जो सुनकर अनुज गुस्से से कहता है, सजा कैसी सजा, आपने मेरे बेटे को अधमरा कर दिया है, आप खुद को समझते क्या है, और सजा किस बात की सजा। फिर वो एक अलग सी हंसी के साथ कहता है, ओह तो आपने उसे उस लड़के से जो कहा था उसकी सजा दी है, आप खुद को क्या समझते हैं, इतनी छोटी सी बात की इतनी बड़ी सजा। जिस पर अमन भी कहता है, चाचा जी अगर बात उस दिन की है जब जतिन ने उस लड़के से जो कहा था तो हम उसे सजा दे सकते थे, लेकिन उसके साथ ये सब आपने ठीक नहीं किया। जिस पर दादाजी उन्हें देखकर कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं भला क्या इतनी सी बात के लिए सजा देता। और इस समय उनकी आवाज में एक अलग ही गुस्सा आ गया था जिससे अमन और अनुज दोनों ही डर जाते हैं। और दादाजी फिर आगे कहते हैं, और क्या कहा तुम लोगों ने, मैंने उसे बड़ी सजा दी है, मैंने कितनी बार उसे जाने दिया, उसकी छोटी छोटी गलतियों को माफ किया, उसने हर बार परेशानियां खड़ी की, उसने मेरे सभी बच्चों को परेशान किया, हर बार एक नई परेशान। मैंने प्रियंका को कितनी बार रोका कि वो जतिन को कुछ ना करे, और फिर उसने उस ओल्ड हाउस में कैसे प्रियंका और कृष्ण के बारे में गलत कहा, चलो मैंने फिर से उसे माफ किया। फिर वो अमन और अनुज की तरफ देखकर काफी ज्यादा गुस्से से कहते हैं, लेकिन इस बार उसने खुद हद पार कर दी थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़, उसे सजा देना जरूरी था। जिस पर अमन कहता है, चाचा जी आखिर ऐसा भी क्या किया था जतिन ने जिसके लिए आपको बीच में आना पड़। जो सुनकर दादाजी महेश सिंघानिया की तरफ देखने लगते हैं। फिर महेश सिंघानिया अनुज और अमन के सामने एक सीसीटीवी फुटेज प्ले कर देता है। ये तब की थी जब जतिन प्रियंका के ऑफिस में गन लेकर जा रहा था। जब अमन और अनुज ये देखते हैं तब उन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी अमन सिंघानिया कहता है, लेकिन चाचा जी इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं, और अगर आप गन दिखाना चाहते हैं तो फिर आप ये कैसा भूल सकते हो कि प्रियंका भी गन रखती है, इससे कुछ भी साबित नहीं होता। जो सुनकर दादाजी उनके सामने वो गन रखते हैं जो जतिन के पास थी, और फिर वो वहां एक गोली रखकर कहते हैं, ये जतिन ने चलाई थी। जिस पर अनुज उठते हुए कहता है, ये सब गलत है, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ये सब गलत है, आप सब मेरे बेटे को फंसा रहे हो और आप अपने गुनाह से बचना चाहते हो। जो सुनकर दादाजी कुछ नहीं कहते, लेकिन महेश सिंघानिया गुस्से से कहते हैं, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है और ये सब ऑफिस में सब ने सुना है, क्योंकि गोली चलने की आवाज उसके कमरे में से ही आई थी, वो तो अच्छा हुआ कि वो बच गई। फिर वो अमन सिंघानिया की तरफ देखकर काफी ज्यादा गुस्से से कहते हैं,
अगर उसे कुछ भी होता तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता, और इसमें सबसे पहले तुम्हारे बेटे ने लिमिट क्रॉस की थी और इसमें उसकी ही गलती है। जो सुनकर अमन और अनुज सिंघानिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, उनके पास कोई भी सबूत नहीं था इनके खिलाफ। फिर दादाजी उन्हें देखकर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से कहते हैं, अगर अभी भी तुम कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मैं हर बार नरमी नहीं दिखाऊंगा और लोगों मुझे किसी कारण से ही द मॉन्स्टर कहते हैं बिजनेस वर्ल्ड में। जो सुनकर अमन और अनुज वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में बदला और गुस्सा, नफरत सब कुछ दिख रहा था, जैसे वो कह रहे हो जो आपने किया है उसका हिसाब आपको देना होगा। उनके वहां से जाने के बाद महेश जी कहते हैं, पापा जी मुझे नहीं लगता कि ये शांति से बैठेंगे। जिस पर दादाजी कहते हैं, सही कहा, ये कुछ न कुछ जरूर करेंगे। जिस पर महेश जी कहते हैं, दादाजी कहीं ये सब कृष्ण को टारगेट ना करें। जो सुनकर दादाजी उसे देखकर कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, ये उसे कुछ नहीं करेंगे। जिस पर महेश कहते हैं, काश ऐसा ही हो, वो बच्चा काफी ज्यादा प्यार और अच्छा है, मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ गलत हो। जिस पर दादाजी कहते हैं, उसे कुछ नहीं होगा। जिस पर महेश जी कहते हैं, ठीक है अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दादाजी अपने कमरे में एक ड्रॉर को खोलते हैं जिसमें कुछ कृष्ण की फोटो रखी हुई थी और वो उसे देखने लगते हैं, और वो वहां से एक प्रियंका और एक कृष्ण की फोटो निकाल कर कहते हैं, उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी एक खरोंच भी आए तो उस इंसान का क्या होगा ये कोई सोच भी नहीं सकता। फिर वो प्रियंका की फोटो को देख कर कहते हैं, तुम्हें होते हुए मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, बस चिंता है तो उसके दिल की, कहीं तुम अनजाने में उसे तोड़ ना दो जिससे कहीं तुम बाद में न पछताओ। फिर वो प्रियंका और कृष्ण की फोटो को एक साथ रखकर उसे देखते हुए कहते हैं, हमारा सपना पूरा हुआ, मैंने अपना वचन निभाया। फिर वो प्रियंका और कृष्ण को देखकर कहते हैं, तुम दोनों हमेशा खुश रहना, मैं बस यही चाहता हूँ। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आती है तो वो उन फोटोज को छुपा देते हैं। ये समीक्षा जी थी जो उन्हें दवाई देने के लिए आई थी। प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। जब 108 नफरत और गुस्सा इंसान को पागल कर देता है। अमन सिंघानिया और अनुज सिंघानिया काफी ज्यादा गुस्से से अपने घर में बैठे हुए थे। पूरा घर बिल्कुल शांत था, बस आवाज आ रही थी चीजें टूटने की। एक बंद कमरे में एक औरत कमरे की हर चीज को जमीन पर फेंक कर तोड़ रही थी और चीख रही थी। ये सब देखकर अमन सिंघानिया अपने बड़े भाई अनुज को देखता है। वहीं घर के सभी नौकर बाहर गार्डन में खड़े थे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो घर के अंदर जा सके। एक औरत जिनका नाम एकता सिंघानिया, जतिन की मां और अनुज सिंघानिया की पत्नी, जो इस समय बिल्कुल पागल हो चुकी थी, वो गुस्से से हर चीज को तोड़फोड़ रही थी। घर का सारा सामान टूट चुका था, उनके हाथों से भी खून बह रहा था, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गुस्से से दरवाजे पर एक लोहे की छड़ी फेंकती है और गुस्से से कहती है, मैं उन्हें नहीं छोड़ेगी। वहीं बाहर अमन और अनुज बैठे हुए थे। एकता सिंघानिया की छोटी बहन जो अमन सिंघानिया की पत्नी थी, माधुरी सिंघानिया, वो ये सब बस देख रही थी। गुस्सा उसे भी आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वो भी वहीं बैठी रहती है। अमन माधुरी को देखकर कहता है, तुम जाओ, भाभी को रोको, कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। जो सुनकर माधुरी गुस्से से अमन को देखती है और वहां से उठकर कमरे का दरवाजा खोलकर अपनी बहन के पास जाती है। वो भी काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो अपनी बहन के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और उससे कहती है, दी शांत हो जाए। जिस पर एकता गुस्से से कहती है, लाइव मी, आई सेड लाइव मी। जो सुनकर माधुरी भी गुस्से से कहती है, कम डाउन, आई सेड कम डाउन। एकता, आई जस्ट किल देम। वहीं माधुरी एकता से कहती है, दी जस्ट कम डाउन, आई टेक रिवेंज, प्लीज कम डाउन, डोंट डू दिस, जस्ट लिसन टू मी, कम डाउन। और ये सब कहकर वो अपनी बहन को गले लगाकर उसे शांत करती है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अपनी बहन को गले लगाकर शांत करती है। वहीं एकता माधुरी को गले लगाकर रोने लगती है और गुस्से से कहती है, प्लीज जस्ट किल देम, आई कांट टॉलरेट दिस। वहीं उसकी ये बात सुनकर माधुरी भी कहती है, यस, और ये कहकर वो पहले उसे शांत करती है। वहीं जब कमरे से आवाजें आना बंद हो जाती है तो अमन और अनुज भी चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि एकता अब शांत हो। वहीं माधुरी कहती है, दी आप उन्हें मारना चाहते हो ना? जो सुनकर एकता हाँ कहती है, जिस पर माधुरी कहती है, चलिए दी उन्हें कांटेक्ट करते हैं। जो सुनकर एकता कहती है, क्या सच में हम ये कर सकते हैं? जिस पर माधुरी कहती है, हाँ दी हम कर सकते हैं। तभी दरवाजे से आवाज आती है, तुम दोनों किसे कांटेक्ट करने की बात कर रही है? जो सुनकर एकता खड़ी हो जाती है और वो अनुज की आंखों में देखती है और कहती है, 5 अलायंस को। जिस पर माधुरी भी कहती है, हाँ हम उन्हें कंट्रैक्ट किलिंग के लिए पैसे देंगे, वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर अनुज कहता है, क्या तुम्हें हम पर यकीन नहीं है जो तुम ये बेवकूफ कर रही हो?
जिस पर एकता कहती है, यकीन और वो भी तुम पर, तुम मेरे बेटे को तो बचा नहीं पाए, तुम्हें पता है किसने उसकी ये हालत की है, फिर भी उसे जाने दिया, मैं उन्हें नहीं छोड़ेगी। जिस पर अनुज कहता है, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा है, उन्हें हर चीज का बदला देना होगा, हर घाव का। जिस पर एकता कहती है, वही तो मैं कर रही हो। जिस पर अनुज कहता है, नहीं, मैं खुद उन्हें अपने हाथों से सजा दूंगा। जिस माधुरी कहती है, ठीक है बड़े भैया। तभी एकता माधुरी को रोकते हुए कहती है, माधुरी तुम ये सब क्या कह रही हो। लेकिन माधुरी उन्हें देखकर कहती है, दी हमें एक और मौका इन्हें देना चाहिए। फिर वो अनुज और अमन से कहती है, हम आप दोनों भाइयों को 6 महीने का समय देते हैं, आपको उस परिवार के किसी एक सदस्य को मारना होगा, वरना हम फिर अपना काम कर देंगे। जो सुनकर अनुज अमन बस हाँ कहते हैं। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं क्योंकि वो समझ गए थे अब उन्हें कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका अभी अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन वो पसीने से नहा रही थी। वो नींद में ही कहती है, नहीं रुक जाओ, आगे मत जाओ, तुम गिर जाओगे। प्रियंका की बाहें आपस में मिली हुई थी, उसने चादर को कसकर पकड़ रखा था। प्रियंका नींद में जोर से चिल्लाती है, कृष्ण नहीं, रुक जाओ, नहीं कृष्ण, मेरा हाथ मत छोड़ो, तुम गिर जाओगे। और वो जोर से चिल्लाती है, कृष्ण। और ये कहकर प्रियंका एक झटके से उठ जाती है। उसकी सांसें फूल रही थी, वो पसीने से भीग चुकी थी। उसके चेहरे पर आज पहली बार एक भाव था जो शायद बहुत सालों बाद आया था, और वो था किसी को खोने का एहसास। प्रियंका को यहाँ आए 1 महीना हो चुका था। उसने 1 महीने से कृष्ण से भी कोई बात नहीं की थी, और वो 2 दिन बाद आज सोई थी, लेकिन उसे ये सपने सोने नहीं देते। प्रियंका उठकर बैठ जाती है और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और खुद को शांत करती है। वो खुद से कहती है, फिर से वही सपने। वो याद करती है जब कृष्ण उसके पास सोता है तब उसे ये सपने नहीं आते, लेकिन उसके ना रहने पर उसकी हर रात ऐसे ही बीतती है। उसे तो आदत हो गई थी इन सब की, लेकिन कृष्ण ने उसे अब चैन से और बिना इन सपनों के सोने की आदत डाल दी है। वो खुद से कहती है, लगता है ये लड़का मुझे खुद की आदत लगाकर मानेगा, इसके बिना तो मैं चैन से सो भी नहीं सकती। लेकिन फिर वो खुद को होश में लाद कहती है, आह भला मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ। फिर वो खुद से कहती है, मुझे सोना होगा वरना मैं काम कैसे करूंगी, लगता है मुझे अब फिर से उनकी जरूरत पड़ेगी। और ये कहकर प्रियंका अपने पास एक बोतल निकालती है जिसमें कुछ पाइल थी। ये स्लीपिंग पाइल है। प्रियंका 2 पाइल निकालकर पानी के साथ ले लेती है और फिर वो कुछ देर बाद सो जाती है। ये दवाएं पहले उसे सुला देती थी, लेकिन जब उसे कृष्ण आया था उसे इनकी जरूरत नहीं पड़ती थी। जब वो उसके पास सोता था तब वो सो जाती थी। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण काफी जोरों शोरों से अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहा था। कंपटीशन आने ही वाला था और उसे बाद वो सब घूमने के लिए शिमला जा रहे थे। कृष्ण काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो भी वहां जाएगा। उसे डांस में भी अब मजा आने लगा था। वहीं उसकी डांस पार्टनर जानवी थी जो काफी ज्यादा अच्छी डांस है। कृष्ण जानवी से साथ काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था डांस की। वहीं प्रियंका अपने काम में व्यस्त थी, उसके पास तो कृष्ण से बात करने तक का समय नहीं था। वहीं कृष्ण भी इस बारे में सोच रहा था कि क्या प्रियंका डांस कंपटीशन में आएगी उसका डांस देखने, क्योंकि वो उसके सामने डांस करना चाहता था। वहीं प्रियंका को बस अपना काम ही दिख रहा था, वो सब कुछ भूल चुकी थी। राज उसे कृष्ण की अपडेट देता रहता था और उसकी सिक्योरिटी भी, वो बस प्रियंका को सब कुछ बस एक बार बता देता था। ऐसे ही समय भी अपनी ही रफ्तार से चल रहा था। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, लेकिन शायद कोई इस समय का इस्तेमाल किसी को नीचे गिरने के लिए कर रहा था तो कोई ऊपर उठने के लिए। लेकिन कृष्ण सबसे अलग अपनी जिंदगी को काफी ज्यादा खुशी के साथ जी रहा था। वो भी अपने मम्मी पापा के साथ काफी ज्यादा खुश था, लेकिन उसे कभी कभी प्रियंका की याद आती थी। वो उसे फोन करके के लिए उठाता था, लेकिन फिर ये सोचकर रख देता था कहीं वो किसी काम में व्यस्त हो और वो उसे परेशान ना कर दे। लेकिन इस समय में कृष्ण को एक बात का एहसास हो गया था जो वो सोच भी नहीं सकता था। कृष्ण को हमेशा प्रियंका अट्रैक्टिव लगती थी, लेकिन उससे दूर होने पर और उसकी आवाज को ना सुनने पर उसे एक बात समझ में आ गई थी, जिस बात को वो तब से मानने से इनकार कर रहा था। लेकिन अब तो उसका ये दिल यहाँ तक कि अब तो उसकी रूह भी कहने लगी थी कि वो उसे जब 109 पहला पहला प्यार है। कृष्ण अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो इस समय अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो 1 हफ्ते से प्रियंका से नहीं मिला था, उसने उसे बात भी नहीं की थी। बात तो दूर, उसने उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी थी, क्योंकि जब भी वो उससे बात करने के बारे में सोचता उसे याद आता कि प्रियंका ने जाने से पहले कहा था कि वो इस समय शायद कुछ ज़्यादा ही बिजी रहेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रियंका ने उससे बात भी नहीं की, यहाँ तक कि उसके किसी भी मैसेज का कोई जवाब तक नहीं दिया। कृष्ण बिस्तर पर लेटकर अपने फोन को देख रहा था। उसे आधा घंटा हो चुका था ऐसे ही फोन को घूरते हुए, लेकिन उसके किए किसी भी मैसेज पर कोई जवाब नहीं था। कृष्ण बस अपने फोन को देख रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, वो उदास था, उसे खुद नहीं पता उसे कैसा लग रहा था। कृष्ण गुस्से से अपने फोन को बिस्तर पर फेंक देता है और गुस्से से कहता है,
ऐसा भी क्या काम जो वो एक बार अपने फ़ोन को नहीं देख सकती। कितने दिन हो गए मैं हर रोज़ मैसेज करता हूँ लेकिन वो एक बार भी नहीं देखती। रिप्लाई तो दूर की, यहाँ तो सी का भी साइन नहीं है, पता नहीं क्या कर रही है। फिर कृष्ण दूसरी तरफ मुंह करके कहता है, अगर नहीं करना तो ना करे, मैं क्या मरा जा रहा हूँ उससे बात करने के लिए। फिर वो फ़ोन की तरफ देखकर कहता है, लेकिन फिर भी एक बार तो कर ही सकती है, ऐसा भी क्या काम कि उसे किसी की भी सुध-बुध ना हो। कृष्ण ऐसे ही खुद से बड़बड़ाने लगता है, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और वो ये देखकर जल्दी से फ़ोन उठाकर कहता है, हेलो। वो ये भी नहीं देखता कि फ़ोन किसका है, वो बिना देखे ही फ़ोन उठा लेता है। उसे लगा था कि जरूर प्रियंका ने ही उसे फ़ोन किया था। वहीं कृष्ण जैसे ही हेलो कहता है, तभी दूसरी तरफ एक लड़की की आवाज़ आती है, हेलो ब्रो। ये सुनकर कृष्ण उदास हो जाता है और साथ ही चढ़ भी जाता है, क्योंकि वो किसी और का इंतजार कर रहा था लेकिन फ़ोन किसी और का आया, इसलिए वो थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, ओह तो ये तुम हो, बोलो क्या हुआ। वहीं उसकी आवाज़ सुनकर नायरा समझ जाती है कि आज इसके दोस्त का मूड अच्छा नहीं है और इसकी आवाज़ भी आज बिल्कुल बदली हुई थी। कृष्ण की आवाज़ सुनकर नायरा कहती है, क्या बात है, आज मेरे दोस्त का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कुछ हुआ है। जो सुनकर कृष्ण कहता है, कुछ नहीं, तुम बोलो क्या हुआ, कुछ काम है तो बोल वरना मैं फ़ोन रख रहा हूँ। जो सुनकर नायरा जल्दी से कहती है, हाय वेट रुक, जरूरी बात है। जो सुनकर कृष्ण रुककर कहता है, बोल। जिस पर नायरा उसे डांस कॉस्ट्यूम की बात करती है और फिर खुद ही कहती है, आह मैं भी ना भूल जाती हूँ, तुम भला हमारी तरफ क्यों रेनेट पर कपड़े लेगो, तुम तो खरीद सकते हो, आखिर तुम प्रियंका सिंघानिया के पति हो, भला तुम हम आम लोगों की तरह कपड़े लोगे। जो सुनकर कृष्ण चिढ़ते हुए कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है मैं किसी का पति हूँ या ना हूँ, मैं वैसे भी तुम्हारी तरह ही हूँ। जो सुनकर नायरा कहती है, क्या कहा तुमने। जिस पर कृष्ण और भी ज्यादा चढ़ते हुए कहता है, क्या कहा का क्या मतलब, देखो अगर बकवास करनी है तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ। जो सुनकर नायरा कहती है, ओएमजी आज मेरे दोस्त को क्या हुआ, वो भला इतना परेशान कैसे, आखिर किसकी इतनी मजाल जो तुम्हें परेशान करे। जो सुनकर कृष्ण फिर से कहता है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। जो सुनकर नायरा कहती है, लगता है किसी ने तुम्हें इंतजार करवाया है। जो सुनकर कृष्ण जो फ़ोन काटने ही वाला था वो रुक जाता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सुनकर नायरा अपनी जगह पर उछलते हुए कहती है, मेरा तीर सही निशाने पर लगा, एक मिनट, जब मैंने फ़ोन किया तुमने कहा था कि तुम हो, मतलब तुम किसी और का इंतजार कर रहे थे। और फिर वो कृष्ण को छेड़ते हुए कहती है, आह आखिर वो है कौन। कृष्ण कुछ कहता तभी नायरा कहती है, एक मिनट, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, कहीं तुम प्रियंका को धोखा तो नहीं दे रहे, कहीं तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा, एक मिनट, कहीं तुम्हारी कोई दूसरी वाइफ तो नहीं, एक मिनट, तुमने दो शादी कर ली है, भगवान तुम्हारा क्या होगा यार, तुम तो कुछ ज्यादा ही आगे निकले, क्या प्रियंका को इस बारे में पता है। वहीं उसकी बातें सुनकर कृष्ण को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कैसे दोस्त बना रखे हैं, और उसकी इस दोस्त की इमेजिनेशन तो कुछ ज्यादा ही आगे है, इसलिए वो नायरा की बात को रोकते हुए कहता है, अपने इस दिमाग और जबान दोनों पर लगाम लगाओ वरना किसी दिन कोई काट लेगा, और अपनी इस इमेजिनेशन का इस्तेमाल सही जगह करो, और मैंने कुछ नहीं किया है और मेरी एक ही शादी हुई है। वहीं उसकी बात सुनकर नायरा कहती है, अगर ये सब नहीं है तो क्या हुआ है जो तुम ऐसे हो। जिस पर कृष्ण कहता है, क्या मतलब कैसे हो। जिस पर नायरा एक्टिंग करते हुए कहती है, तुम आज बिल्कुल एक पागल आशिक लग रहे हो जिसकी माशूका उसे मिलने के लिए नहीं आए, और फिर वो हर किसी को जो भी उससे बात करने आए उसे काटने के लिए दौड़ता हो, या तुम वो इंसान लग रहे हो जो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो, और तुम ऐसे लग रहे हो जो गुलाब जामुन खाने का सोचे लेकिन उसे बूंदी मिल जाए। कृष्ण उसकी बातें सुनकर कहता है, प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाओ, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जिस पर नायरा कहती है, तो फिर तुम खुद बता दो कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। जिस पर कृष्ण कहता है, कुछ नहीं, और मैं अब फ़ोन काट रहा हूँ, मेरा सर दर्द कर रहा है तुम्हारी बातों से। जो सुनकर नायरा कहती है, ठीक है तो काट दो, मैं भी आंटी को फ़ोन करके बताती हूँ कि उनके बेटे ने शादी कर ली। जो सुनकर कृष्ण कहता है, तुम कुछ नहीं कहोगी। जो सुनकर नायरा एटीट्यूड में कहती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक पोपट की तरफ अपने मन की सारी बात बता दे, शायद मैं तेरी परेशान हल कर दूं, वरना अगर तूने अपना ये पोपट जैसा मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हारी परेशान और बढ़ा दूंगी, तुम्हारा सबसे बड़ा राज खोलकर जो तुम्हें पास है। वहीं उसकी बात सुनकर कृष्ण कहता है, आई हेट यू। जो सुनकर नायरा भी कहती है, आई हेट यू टू मेरे पोपट, चल अब बोल क्या हुआ तुझे। जो सुनकर कृष्ण उसे सब कुछ बताता है। वहीं उसकी पूरी बात सुनकर नायरा एक फिलोसोफर की तरफ कहती है, मतलब तुम अपनी वाइफ को मिस कर रहे हो, तुम उसकी याद में तड़प रहे हो, एक पागल मजनू की तरफ।
जो सुनकर कृष्ण कहता है, लगता है मुझे फोन रख देना चाहिए, बहुत समय हो गया है। जिस पर नायरा कहती है, अरे रुक। और फिर वो जल्दी से कहती है, देख यार, तेरी सारी दुख भरी दास्तां सुनकर मैं अपने इतने सालों को के सिंगल रहने के अनुभव और ख्यालों से इस बात पर पहुंची हूं कि मेरे एकलौते दोस्त जो हमेशा से मेरी तरह सिंगल और अकेला रहा है, जिसने हाल ही में एक बिजनेस वुमेन प्रियंका सिंघानिया से अपनी परेशानी के चलते और अपने इस दुख भरे जीवन से उसे अपनी एकलौती पत्नी प्रियंका सिंघानिया से। जिस पर कृष्ण गुस्से से कहता है, अगर तुमने एक बार फिर से कोई भी बकवास की तो मैं सच में फोन के अंदर घुसकर तुम्हें मारूंगा, और वो भी इतना कि तुम्हारे दिमाग से ये फिलोसोफर का भूत उतार दूंगा। अब बस कुछ शब्द में अपनी बात बता, बस एक बार, और मैं तुम्हारा फोन सच में काट दूंगा, यहाँ तक कि ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। जो सुनकर नायरा कहती है, यार तू मेरा एकलौता दोस्त है, मैं लड़की हूँ, वरना मैं कह सकती थी कि तू मेरा लंगोटिया यार है। जिस पर कृष्ण कहता है, बस एक शब्द। जो सुनकर नायरा कहती है, ठीक है, मेरे अनुसार जो इतने सालों का। कृष्ण, मैं फोन रख रहा हूँ। नायरा, तुम्हें उससे प्यार हो गया है, जल्दी बोल दे, तेरा मुंह ठीक हो जाएगा। बस वो फोन कट जाता है और कृष्ण के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, तुम्हें उससे प्यार हो गया है। कृष्ण बिस्तर पर लेट जाता है, वही नायरा उसे एक बार और फोन करती है और फिर मैसेज करती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारे पहले प्यार के लिए। फिर वो उसे एक गाना भेजती है जो था, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। और कृष्ण के दिल में भी यही चल रहा था और वो अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, क्या सच में मुझे उससे प्यार हो सकता है। कृष्ण ये सब सोचकर ही बिस्तर पर लेट जाता है, उसके दिल में, उसके मन में ये सोचकर ही एक अलग सा, एक अनकहा अनचाहा एहसास हो रहा था जो उससे, उसके दिल से, उसकी रूह से कह रहा था, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। ये सब सोचकर कृष्ण को खुशी हो रही थी, उसे ऐसा लगा रहा था जैसे उसके पंख लग गए हो। कृष्ण खुद से कहता है, लगता है मेरे पंख लग गए। और फिर वो अपने आप को हक करके कहता है, क्या सच में ये प्यार है? अगर हाँ तो ये बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो भी ये बहुत अच्छा है, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन तुम अब मेरी खुशी बन गई हो। कृष्ण ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे एक मैसेज मिलता है जो और किसी का नहीं, प्रियंका का था। आई सॉरी फोन ना उठाने के लिए, क्या तुम फ्री हो? जो मैसेज देखकर कृष्ण बिस्तर पर इधर उधर गुटते हुए, इधर उधर घूमते हुए, रोल करते हुए कहता है, फाइनली उसने मैसेज कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। फिर कृष्ण को दूसरा मैसेज मिलता है, क्या मैं फ़ोन कर सकती हूँ, तुम फ्री हो? अगर नहीं तो मैं बाद में करती हूँ। कृष्ण ये देखकर खुश हो जाता है और वो अपने कमरे उछलते हुए कहता है, मुझे नहीं पता लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन इस एहसास से ही खुश हूँ कि शायद मैं उससे प्यार करता हूँ। कृष्ण फिर बिना एक भी पल गंवाए प्रियंका को फ़ोन कर देता है। वहीं एक रिंग में ही प्रियंका फ़ोन उठा लेती है, जैसे वो हाथ में लेकर ही बैठी हो। कृष्ण फोन उठाकर कुछ नहीं कहता, तभी उसे वो आवाज़ सुनाई देती है जिसका इंतजार वो एक हफ्ते से कर रहा था। प्रियंका उधर से अपनी उसी शांत आवाज़ में कहती है, हेलो। वहीं उसकी आवाज़ सुनकर कृष्ण को एक सुकून मिलता है और वो खुश हो जाता है। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन वो खुद को संभाल कर कहता है, हेलो। प्रियंका अभी अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। कृष्ण की आवाज़ सुनकर उसे भी शांति मिलती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे उसे अपना सुकून मिल गया हो। प्रियंका के होठों पर अपने आप ही एक मुस्कान आ जाती है जो शायद इस यहाँ आने के बाद पहली बार आई थी। वो कुछ नहीं कहती, उसे फ़ोन से कृष्ण की सांसें भी सुनाई दे रही थी। वहीं कृष्ण जब प्रियंका की कोई भी आवाज़ नहीं सुनता तो वो कहता है, हेलो प्रियंका, क्या तुम हो? कृष्ण फिर से कहता है, प्रियंका क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम हो, कुछ बोलो। जिस पर प्रियंका बस हम कहती है, उसके चेहरे पर मुस्कान है, उसे नहीं पता, लेकिन कृष्ण की आवाज़ उसकी सारी थकान उतार रही थी। वो अपनी आंखें खोलकर कहती है, मैं सुन रही हूँ, बोलो। जो सुनकर कृष्ण के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, वो प्रियंका से कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर प्रियंका कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम, कैसा चल रहा है सब कुछ? जिस पर कृष्ण उसे सब कुछ बताने लगता है, जो कुछ भी उसने किया है। वहीं कृष्ण आखिर में थोड़ा उदास होकर कहता है, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जो सुनकर प्रियंका, जिसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली थी, वो आंखें खोलकर कहती है, आखिर तुम्हारे कब से इजाज़त लेनी पड़ी मुझे से कुछ पूछने के लिए? जो सुनकर कृष्ण को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर वो पूछता है, तुम वापस कब आ रही हो? जो सुनकर प्रियंका की मुस्कान अपने आप और भी बढ़ जाती है और वो कहती है, क्यों, कुछ काम है तुम्हें? जिस पर कृष्ण कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये कहते समय उसकी आवाज़ में उदासी थी। प्रियंका वो समझकर कहती है, क्या बात है, तुम उदास हो? जिस पर कृष्ण कहता है, नहीं, मैं भला क्यों उदास होने लगा? जिस पर प्रियंका कहती है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, अब बताओ क्या हुआ है? जिस पर कृष्ण कहता है, कुछ नहीं, बस वो कुछ दिनों बाद मेरा डांस कॉम्पिटिशन है।
जो सुनकर प्रियंका कहती है, ओह ऐसा क्या, तुम फिक्र मत करो, तुम कर सकते हो। प्रियंका आधे घंटे से कृष्ण से बातें कर रही थी, उसे समय का पता ही नहीं चला। तभी वहां राज आ जाता है और कहता है, बॉस मीटिंग का समय हो गया है। जो सुनकर प्रियंका राज को बस ठीक है कहती है और कृष्ण से कहती है, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, सब कुछ अच्छा होगा, और वैसे भी तुम्हारा डांस भी अब अच्छा हो गया है। और हाँ, मैं अभी कुछ दिनों तक बिजी रहूंगी और मेरा ये फोन बंद रहेगा, मैं बाद में खुद तुम्हें फोन कर लूंगी, अब मैं रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। और ये कहकर प्रियंका बिना कुछ की बात सुने फोन रख देती है और राज के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण अपने हाथ में रखे फोन को देख रहा था और वो उस फोन को देखता है, उसे नहीं पता क्यों लेकिन उसे काफी बुरा लग रहा था। कृष्ण को अपने दिल में दर्द हो रहा था। वो कहता है, मैं चाहता था कि तुम मेरा डांस कंपटीशन देखने आओ, मैं तुम्हें अपना डांस दिखाना चाहता था। फिर कृष्ण दोबारा कहता है, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग बताना चाहता हूँ। फिर कृष्ण धीरे से लेकर क्रैकिंग वॉइस में कहता है, आई लव यू। और जैसे ही ये कहकर वो अपनी आंखें बंद करता है, कृष्ण की आंखों से एक आंसू उसके हाथ पर गिर जाता है और कृष्ण वही बिस्तर पर गिर जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और फोन को लगे लगा लेता है। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जब 110 बेचैन दिल। कृष्ण जो प्रियंका से बात करके थोड़ा उदास हो गया था, इसलिए वो उस दिन किसी से ज्यादा बात नहीं करता और सो जाता है। उसका डांस कंपटीशन था, इसलिए वो अपना अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन प्रियंका की वजह से वो उदास हो गया था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका जब से वो अब्रॉड आई थी तब से वो बस काम कर रही थी, उसके पास बहुत ज्यादा काम आ गया था। इसके पापा और दादाजी दोनों ही पॉलिटिक्स में लगे हुए थे, उनकी बुआ को उसके बड़े दादा की पोजीशन दिलाने के लिए, इसलिए प्रियंका के कंधों पर जिम्मेदारी अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो बहुत कुछ देख रही थी, इसलिए उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था कुछ भी करने के लिए। वो बस अपना काम कर रही थी, उसके पास यहाँ तक कि खाना खाने का और सोने का भी समय नहीं था। उसने यहाँ आने पर अपना पर्सनल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था ताकि कोई उसे परेशान ना करे, इसलिए प्रियंका को पता ही नहीं चला कि कृष्ण ने उसे मैसेज या फ़ोन किए हैं। वहीं वो अपने काम में लगी हुई थी। प्रियंका को रात को डरावना सपना आया, इसलिए उसने अपना फ़ोन ऑन किया और ऑन होने पर उसके पास कृष्ण के 120 मैसेज और 70 कॉल आ रही थी। ये देखकर प्रियंका हैरान रह गई, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे लगा कि कहीं कृष्ण के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, इसलिए जब उसे अपनी 2 मीटिंग के बीच में समय मिला तो उसने कृष्ण को फ़ोन किया और बात करके फ़ोन रख दिया। प्रियंका वहाँ से मीटिंग में चली गई और वो अपना फिर पूरा दिन वहीं बिताता है। रात को जब उसका काम कुछ हद तक खत्म होता है तो वो अपने अब्रॉड वाले घर के लिए निकल पड़ती है। वो आज भी काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। प्रियंका अपने कमरे जाकर पहले नहाती है ताकि उसे थोड़ा ठीक लगे। नहाने के बाद वो बिस्तर पर आकर बैठ जाती है, लेट जाती है। ये उसके लिए थोड़ा अजीब था क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं सोती, लेकिन उसे थकान महसूस हो रही थी। प्रियंका अपनी आंखें बंद करके जैसे ही लेटती है, उसे अचानक कृष्ण का ख्याल आता है। वो अपना फ़ोन उठाती है और कृष्ण का नंबर देखती है। वो खुद से कहती है, अभी वहाँ रात हो रही है, वो तो सो रहा होगा, उसे आराम करने देते हैं, बाद में बात कर लूंगी। और ये सोचकर प्रियंका अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है और उसे अपनी और कृष्ण की बातें याद आती है। उन्हें याद करके वो खुद से कहती है, आज वो थोड़ा अजीब लग रहा था, पहले वो कितना खुश लग रहा था, फिर बीच में वो थोड़ा बेचैन हो गया, जैसे वो किसी बात से डर रहा हो, फिर उदास हो गया, आखिर ऐसा क्यों। प्रियंका फिर अपनी आंखें खोलकर कहती है, आखिर आज उसे हुआ क्या था, वो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था। उसने डांस कंपटीशन की कहा जैसे वो मुझे याद दिला रहा हो, लेकिन क्यों। फिर कुछ देर बाद प्रियंका खुद से कहती है, कहीं जो मैं सोच रही हूँ वही तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाहता हो कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन क्यों। जिस पर प्रियंका फिर चुप होकर कुछ देर बाद कहती है, वैसे भी उसका पूरा परिवार होगा, मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। प्रियंका फिर कुछ सोचकर राज को फोन करके कहती है, 2 दिन बाद के मेरे सारे काम को आगे कर दो। और ये कहकर प्रियंका फोन कर देती है और खुद से कहती है, मुझे दादाजी से कुछ बात करनी है, फिर अगर समय हुआ तो मैं उसका कंपटीशन भी देख लूंगी। ये कहकर प्रियंका अपनी आंखें बंद कर बस कृष्ण के बारे में सोच रही थी। वो ऐसे ही कुछ देर बाद प्रियंका सो जाती है। प्रियंका यूं ही बिस्तर पर सो गई थी थकान की वजह से और वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है। ड्रीम स्टार्ट। एक बेहद खूबसूरत झील जिसमें कमल के फूल खिले हुए थे, वहीं आसपास गुलाब और उसके साथ और भी खूबसूरत और खुशबूदार फूल अपनी खूबसूरती बिखेर रहे थे। वहीं उस झील के पास प्रियंका उन कमल के फूलों को देख रही थी, उसकी नजरें कमल पर थी। तभी उसको पानी में किसी की परछाई दिखती है, जो देखकर प्रियंका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। प्रियंका धीरे से कहती है, तुम आ गए। जो सुनकर वो लड़का प्रियंका को पीछे से गले लगा लेता है।
प्रियंका अपने हाथ उसके हाथों पर रखती है, उसकी नजरें झुकी हुई थी, वो नजरें उठाकर देखती है। कृष्ण बेहद खूबसूरत लिबास में उसके सामने खड़ी थी, वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। प्रियंका बस उसे देखती ही रह जाती है। कृष्ण प्रियंका को देखकर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान देता है और उसे देखकर कहता है, प्रियंका तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जो सुनकर प्रियंका मुस्कुराकर शर्मा जाती है और अपनी नजरें झुका लेती है। कृष्ण उसके माथे पर किस करके कहता है, मैं आज तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। जो सुनकर प्रियंका कृष्ण की आंखें में देखती है। कृष्ण उसे देखकर कहता है, आई लव यू। जो सुनकर प्रियंका मुस्कुराकर कहती है, आई लव यू। कृष्ण नहीं रुको, हट जाओ, नो कृष्ण। प्रियंका जैसे ही अपने दिल की बात कहती है तभी एक काले कपड़े पहना इंसान कृष्ण को चाकू मार देता है और प्रियंका को देखकर कहता है, ये सजा है तुम्हारी। जब भी कोई तुमसे प्यार करेगा या तुम उससे करोगी, उसे मरना होगा हर कीमत पर। फिर वो आवाज गूंजते हुए कहती है, तुम्हारे प्यार को मरना होगा, जो तुमसे प्यार करेगा उसे मरना होगा, उसका भी वही अंजाम होगा जो 13 साल पहले हुआ था। तुमसे प्यार करने वाले बस मौत को गले लगाएंगे। और ये आवाज उस जगह गूंजती रही जाती है। प्रियंका की गोद में खुद से लथपथ कृष्ण लेटा हुआ था, उसका पूरा शरीर थम चुका था। प्रियंका बस ये सब देख रही थी, उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं बह रहा था। प्रियंका देखती है कृष्ण का शरीर गायब हो रहा है, वो पकड़ रही है लेकिन कुछ नहीं हो रहा। वो आवाज कहती है, ऐसे ही जब उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी वो ऐसे ही चला जाएगा, तुम्हें फिर से उस अंधेरे में छोड़कर तुम फिर से वही उस डार्कनेस में खड़ी रह जाओगी। तुम्हारी आंखों के आगे सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और फिर प्रियंका एक घर के सामने खड़ी थी जिसमें अचानक एक जोर का धमाका होता है और पूरा घर आग में जल जाता है। घर से लोगों की मदद की दर्द की चीखें सुनाई दे रही थी लेकिन प्रियंका कुछ नहीं कर पा रही थी, वो अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रही थी। प्रियंका बस वहां बेब्स खड़ी थी। देखते ही देखते प्रियंका के चारों तरफ अंधेरा घा जाता है और उसे लोगों की चीखें जो उससे मदद मांग रहे हो, उससे 2 लोग जिनका हाथ उसने पकड़ा हुआ था वो उसे छुड़ा कर जा रहे हो। वो आवाज कहती है, यही होगा तुम्हारे प्यार का अंजाम, मौत, वो मरेगा। प्रियंका एक झटके से उठ जाती है, वो कांप रही थी, प्रियंका की सांसें उसके काबू में नहीं थी। प्रियंका पहले खुद को शांत करती है, फिर वो खड़ी होती है और बालकनी में खड़ी होकर शहर को देखते हुए कहती है, नहीं ऐसा कभी भी होगा, मैं कृष्ण को कुछ नहीं होने दूंगी, इस बार नहीं, मैं उसे बचाऊंगी चाहे इसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। फिर वो अपनी आंखें बंद करके कहती है, नहीं कृष्ण तुम नहीं कर सकते, मैं नहीं हूं काबिल तुम्हारे प्यार के। और ये कहकर प्रियंका वहां से निकल जाती है। वो अपनी कार लेकर रास्ते पर भगाने लगती है। राज जब प्रियंका को रात को ऐसे जाते हुए देखता है तो वो एक फोटो खींचकर दादाजी को भेजकर कहता है, सर बॉस फिर से रात को बाहर गई है, क्या मैं जाऊं? जिस पर जवाब में बस इतना आता है, ध्यान रखना कहीं वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। वहीं प्रियंका बीच रास्ते पर फुल स्पीड से कार को दौड़ा रही थी, वो ऐसी कार चला रही थी जैसे वो ड्रंक हो। प्रियंका कार को एक पहाड़ी के रोक देती है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। प्रियंका पहाड़ के किनारे खड़े होकर शहर को देखने लगती है। वो मन में कहती है, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं उसे प्यार नहीं कर सकती जब तक वो सुरक्षित नहीं हो जाए। मुझे पता है उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग है लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी उसकी जान है मेरे लिए, चाहे इसके बदले मुझे कृष्ण की नफरत भी क्यों ना मिले, मैं वो भी लूंगी लेकिन उसे कुछ नहीं होने दूंगी। वो मेरे लिए मेरी खुद की जान से भी ज्यादा कीमती है, उससे आगे कुछ नहीं। ये सब कहकर प्रियंका बस वहां खड़ी रहती है। 1 घंटे बाद प्रियंका वापस अपने घर में चली जाती है और जाकर लेट जाती है लेकिन उसे उस रात नींद नहीं आती, इसलिए वो अपना काम करने लगती है। अगर नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बैठो और सब्सक्राइब भी कीजिए।